Good evening, everyone. How are you all? Hope so you all are doing good. After a short break, we are going to start theory series lectures for the paper 2. आज हम थ्योरी सीरीज 15 कवर करेंगे रिलेटेड विद द यूनिट 2 के टॉपिक कवर करेंगे लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो नगर ठोस अपशिष्ट लक्षण क्या हैं और साथ में हम डिटर्मिनेशन, कॉम्पोजिशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक जो है इसे आपके एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आज आप सभी को हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अनाउंस कि हमने एक बुक आप सभी के लिए लॉन्च की है फॉर दिस एग्जाम फॉर द बोथ पेपर 1 एंड 2। तो ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमने रिलीज की है। तो आप सभी को ये बुक के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो जिस भी कैंडिडेट को बुक की रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सारी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस बुक में हमने पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस विद पेपर 1 के सभी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के आपके डाटा हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, और साथ में सुपर प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए हैं इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म। तो आप सभी को इस बुक से बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो आपको अदर कोई भी सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बुक को रीड कर लेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। न्यू कैंडिडेट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सभी लेक्चर्स थ्योरी सीरीज के और प्रैक्टिस टेस्ट हम यहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं और साथ में इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स भी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर द कि सॉलिड वेस्ट जनरेशन क्या होता है, ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन और परिचय देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट जनरेशन और इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, जिस वजह से ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन एक ठोस अपशिष्ट उत्पादन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी जो पर्यावरणीय स्थिरता होती है उसको ये प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन जो है ये किसी भी सोशल स्ट्रक्चर और इनकम लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के ऊपर, जो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, पर्यावरण की स्थिरता है, उसके ऊपर भी बहुत तरह से डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में प्रभाव करती है। तो इसके जो ये सामाजिक और साथ में आय स्तर के जो लेवल्स हैं उसको भी हम देखेंगे कि क्या क्या ये लेवल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वेस्ट कैरेक्टराइजेशन होता है उसके लिए कौन कौन सी कंपोनेंट्स और कौन कौन सी टर्म्स आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमिडिटी कंटेंट क्या होता है किसी भी सॉलिड वेस्ट का, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसकी एनालिसिस क्या है, कैसे हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है और उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। और ये किस वजह से चेंज होती हैं, ड्यू टू द कंजप्शन बिहेवियर ऑफ द पीपल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है उसी वजह से जो कंजप्शन बिहेवियर है लोगों के उसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो लगातार इसकी कॉम्पोजिशन मात्रा चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो अपशिष्ट है MSW यानी म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट का मात्रा है उसकी संरचना कैसे चेंज होती है, जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास हो रहा है और साथ साथ जो लोगों का व्यवहार है इससे रिलेटेड उसके बदलाव के कारण इसकी कॉम्पोजिशन में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो जो एक तरह से जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट में, तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ में उसको वेस्ट को हमें स्टोरेज कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए हमें टेक्निक्स और व्हीकल्स यूज करने हैं, डिस्पोजल कैसे करना है वेस्ट का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वेरियस प्रॉब्लम्स है जिससे आपको डील करना रहता है टाइम टू टाइम। तो इसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो इसको हम कैसे एक एफिशिएंट तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करें कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो एक जटिल ना बने, तो उसको हमें समाधान करना पड़ेगा। में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है इसका एक इकोनॉमिक पोटेंशियल है और जो इसकी एफिशिएंसी है कि किस तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं, तो वो भी एक पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। तो इसके लिए जो आर्थिक क्षमता है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की, कैसे उसको आप यूज करते हैं, तो वो सभी चीजें जो है आर्थिक मूल्य को प्रभावित करती है। सो फॉर ऑल दिस कंपोनेंट्स ये इंपॉर्टेंट टर्म्स की वैल्यूज को आपको जानना जरूरी है कि इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप कैसे
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरीके को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूलेज हैं, तो डिटेल में हम पूरा कवर करेंगे। सो आगे चलते हैं। अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, वो डिफरेंट करती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। तो जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, साथ में जो सेम सिटी के अंदर नेबरहुड के एरियाज होते हैं, तो उन सब के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और अमाउंट जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा फैक्टर है इनकम लेवल्स जो है वहाँ के उस सिटीज के, और कंजप्शन, कितना ज्यादा कंजप्शन सॉलिड वेस्ट का वहां पर हो रहा है, और साथ में यूसेज हैबिट्स ऑफ पीपल क्या है और वो कितना वेस्ट जनरेशन वहां पर कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? सामाजिक आर्थिक संरचना, दूसरा है आय स्तर, तीसरा है उपभोग, और चौथा है उपयोग की आदतों पर निर्भर करना। तो इसके लिए जो एफिशिएंट सिस्टम है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके लिए आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आप सॉलिड वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं डिस्पोज करने के लिए। तो इसके लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कुशल प्रणाली के लिए जो ठोस कचरे हैं उसके निपटान के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना जरूरी है। तो जो फिजिकल फीचर्स होते हैं सॉलिड वेस्ट के, वो एक तरह से एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सिलेक्शन या फंक्शनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट के लिए। ठोस कचरा होता है, उसकी भौतिक विशेषताएं, संग्रह और उसका परिवहन, और उसके परिवहन के लिए क्या क्या आपको उपकरण का चयन करना है, तो ये सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में जो रिकवरेबल मैटर्स होते हैं उनकी स्टडीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और सिलेक्शन और डिजाइन क्या है प्रॉपर डिस्पोजेबल मेथड्स का, तो आपको महत्वपूर्ण पैरामीटर भी डिजाइन के पता होने चाहिए। देखते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन क्या है, एमएसडब्ल्यू विशेषता क्या है। तो हमने अभी देखा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इनकम लेवल्स। तो इनकम लेवल्स जो होती है वो 3 पैरामीटर्स में डिवाइडेड है, लो, मीडियम, हाई इनकम लेवल एंड डाउनटाउन इनकम लेवल। तो इसके रिलेटेड जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन होता है डिफरेंट लोकेशन और सिटीज से, तो वो इन सभी इनकम लेवल सिटीज का उस पर डिपेंड करता है कि कितना वहां से वेस्ट जनरेशन हो रहा है। आफ्टर दैट दीज आर यूज फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो शहर में जो विभिन्न स्थान होते हैं वहां पर 3 स्तर हैं आय के, निम्न, मध्यम और उच्च। तो इसमें से जो हम डिफरेंट लोकेशन से ठोस अपशिष्ट को एकत्र करते हैं, तो उसके लिए जो लक्षण वर्णन है वो किया जाना जरूरी है, उसी के बेसिस पर आप इसकी कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वेस्ट टाइप, तो इसके लिए एक वीक या वीकेंड का एक प्रोग्राम बनाया जाता है, या फिर सुटेबल डेज को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द कैरेक्टराइजेशन ड्यूरिंग द कलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वेस्ट। तो जब भी कचरे का संग्रह करते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन करने के लिए उपयुक्त दिनों का चयन करा जाता है, कि जैसे मंडे को, ट्यूसडे को चूज कर लिया कि इस डेज में जो भी कलेक्ट हुआ है सिटी से सॉलिड वेस्ट, उसका हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे कलेक्शन प्रोसेस के दौरान। तो एक सिटीज का मतलब जो लोकेशन होती है उसमें डेज डिवाइड कर लिया जाता है फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन। तो इसके लिए क्या होता है कि जो व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यूज होते हैं, लाइक कंप्रेशन ट्रक्स जो होते हैं, इसमें जो इसके संग्रह के दौरान जो स्पीडन ट्रक होते हैं उनको उपयोग नहीं किया जाता है कलेक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉक्स ट्रक्स का यूज किया जाता है। तो जो बॉक्स ट्रक्स होते हैं, इन केस ऑफ जो कंप्रेशन ट्रक्स होते हैं, वहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम होने का ज्यादा संभावना रहती है, इस वजह से बॉक्स ट्रक को यूज किया जाता है। तो अभी हम इमेज देखेंगे कि कंप्रेशन ट्रक क्या होता है, बॉक्स ट्रक क्या होता है, जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन पता चल सके। देख लेते हैं कि जो बॉक्स ट्रक होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन के लिए, और क्या कमियां होती है कंप्रेशन ट्रक के अंदर। तो जो कंप्रेशन ट्रक होते हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कैसे कम होता है, बिकॉज वहां पर वाटर रिलीज होने का, जो सॉलिड वेस्ट होता है वहां से वाटर रिलीज होने का ज्यादा चांस होता है, बिकॉज उस ट्रक के अंदर कंप्रेशन की प्रोसेस अकर होती है। आफ्टर दैट जो सेपरेशन होता है पैकेज वेस्ट का, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो इसीलिए जो स्पीडन ट्रक्स होते हैं उसमें जो पानी छोड़े जाने के कारण जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है। साथ में जो पैकेज कचरा होता है कंप्रेशन ट्रक के अंदर, उसको तोड़ने के लिए और अलग करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो इसीलिए बॉक्स ट्रक्स का यूज ज्यादा किया जाता है। डिफरेंट लोकेशन से जो कूड़े के ढेर या कचरा आता है उनको अलग अलग करके उतार लिया जाता है, अनलोड किया जाता है।
उनको अनलोड करने के बाद जो हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन कवर होता है उसको उस एरिया में ले डाउन करते हैं जहां पर कैरेक्टराइजेशन की प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो इस इमेज में आपको दो ट्रक्स दिख रहे हैं। जो बिलो वाला पिक है वो कंप्रेशन ट्रक का पिक्चर है, और जो ऊपर वाला पिक है जिस पर नगर निगम इंदौर लिखा है ये बॉक्स ट्रक है। तो बॉक्स ट्रक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉइस्चर कंटेंट की एनालिसिस कैसे करते हैं, ऊष्मीय मान और नमी सामग्री का विश्लेषण कैसे किया जाता है। पहले देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है कैलोरीफिक यानी हीटिंग वैल्यू की, उसको हम लेबोरेटरी अपरेटस के द्वारा मेजर करते हैं। तो वो अपरेटस का क्या नाम है, जैसे कि कैलोरीमीटर के द्वारा। तो इसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम मेजर करते हैं और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट में ग्रॉस हीटिंग वैल्यू मिलती है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको कैसे एनालाइज करते हैं ये सब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो कोई भी प्रयोगशाला में जो उपकरण होता है उसके लिए कैलोरी हीटिंग मान का कोई भी मानक माप है तो उसके लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्थिर मात्रा पर उसको यूज करते हैं। फिर उससे हमें एक सकल जो तापमान है वो मिलता है। तो इसमें जो HHV होता है जिसको हायर हीटिंग वैल्यू बोला जाता है उसको ड्राई बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले जो कैलोरीफिक वैल्यू एनालिसिस होती है उसके लिए जो अप्रोक्सीमेट वेस्ट सैंपल होता है वो कितना चाहिए होता है, 5 kg के आसपास। तो 5 किलोग्राम का अवशिष्ट नमूना चाहिए होता है इसमें। तो उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं किसी भी कैरेक्टराइज वेस्ट सैंपल से। जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं, जो प्रतिनिधि नमूने होते हैं जिनका प्रत्येक सैंपल का वेट कितना है, 5 kg होता है, उसको एक चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर, कप के अंदर कुछ मात्रा में लिया जाता है। उसके बाद उसको पोर्सलिन कप के अंदर उस अमाउंट को लेने के बाद वो ड्राइड जो ओवन होता है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस। और कितने टाइम पीरियड के लिए, 24 आवर्स के लिए। तो 24 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर उसको ओवन में सुखाया जाता है ड्राइड सैंपल को। फिर उसके बाद जो सूखा जो सैंपल होता है उसको कमरे यानी रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए एक डेसिकेटर में रखा जाता है। बाद की प्रोसेस क्या होती है, जो सैंपल्स होते हैं उनका वेट दोबारा से किया जाता है, उनका वजन तोला जाता है, और जो सैंपल्स होते हैं उनका मॉइस्चर जो कंटेंट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है M = W-D डिवाइडेड बाय W इंटू 100। तो इसके लिए जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर जो W है इट इज द इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल। E डिनोट करता है वेट आफ्टर द ड्राइड सैंपल। तो जो सैंपल को ड्राई कर लेंगे उसके बाद का जो वेट होता है वो D से डिनोट किया गया है। और ये कितने टेम्परेचर इसके लिए मेंटेन किया गया है, 105 डिग्री सेल्सियस। और M जो है इट इज इक्वल टू द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें जो W है वो नमूने का प्रारंभिक वजन है, स्टार्टिंग वाला जो वजन है वो है। उसके बाद जब उसको सैंपल को सुखाया गया है उसके बाद के वजन को D से डिनोट किया गया है, और M जो है वो नमी सामग्री है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। को मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करना है। मॉइस्चर कंटेंट के लिए आप वैल्यूज नोट डाउन कर लीजिए। जो वेट है वो है 5 kg। आफ्टर दैट जो ड्राई वेट है इट इज 3 kg। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और अपना आंसर बताइए। सभी के लिए आंसर रहेगा वो रहेगा 40। तो सभी का आंसर 40 अगर आ रहा है तो वो करेक्ट है। तो आगे हम एनालिसिस देख लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट और कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो मॉइस्चर कंटेंट और कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मेथड को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रेफर किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है नमी की मात्रा और उसकी कैलोरी मान, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है, जो हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है किसी भी सॉलिड वेस्ट कॉम्पोजिशन के अंदर, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से उस सॉलिड वेस्ट का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है। तो जो ठोस अपशिष्ट संरचना होती है
वो एक उच्च कार्बनिक पदार्थ सामग्री के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसके अंदर जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे सॉलिड वेस्ट की रिकवरी और रिसाइकलिंग एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ कंबस्टिबल कंपोनेंट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्लाइन होता रहता है, जैसे कि पैकेज वेस्ट वगैरह के केसेस में। तो इसके अंदर जो वेस्ट कंपोजिशन होती है, तो इसके अंदर जो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स होते हैं उसका रेट डिक्लाइन हो जाता है, जैसे कि जो हाई हीटिंग वैल्यू है वो भी उसकी फॉल हो जाती है, कम हो जाती है। रिलेटेड एनालिसिस भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट है, कचरे के लिए जो लक्षण वर्णन है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को फॉलो करना। तो इस टाइप ऑफ स्टडी के लिए मोर फ्रिक्वेंटली जो इम्प्रूवमेंट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, वो कंडक्ट की जाती है, और साथ में जो टोटल अमाउंट होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का वो भी मिनिमाइज होता है, कम होता है। तो कुल मात्रा को, जो कचरे की कुल मात्रा है उसको कम करने के लिए इस प्रकार के अध्ययन को अधिक बार आयोजित किया जाता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कौन सी करंट प्रैक्टिस यूज की जा रही है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेड वेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो टोटल वेस्ट कलेक्ट किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ईच व्हीकल इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो परिवहन के लिए जो कचरे की मात्रा है उसका आकलन कैसे करते हैं। तो इसमें जो एकत्रित अपशिष्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रत्येक वाहन द्वारा जो परिवहन किया गया कचरा है उसकी मात्रा को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं यात्राओं की संख्या से। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है तो सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन में जो रिकवरी और रिसाइकलिंग की एक्टिविटीज जब बढ़ जाती हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो जो रेट ऑफ कंबस्टिबल कंपोनेंट्स है वो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो जो दहनशील घटक होते हैं उनमें गिरावट होती है या फिर वो बढ़ते हैं। टू कंपोजिशन एंड क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट की संरचना और मात्रा क्या है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो नेचर होता है किसी भी वेस्ट का, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की जो योजना होती है उसके लिए कचरे की प्रकृति क्या है, उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ में जो क्वांटिटीज वो जनरेट हो रही है कचरे की वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है अगर हमें प्लानिंग करनी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या होता है कि उसकी कॉम्पोजिशन यानी संरचना क्या है, भौतिक रासायनिक विशेषताएं क्या है, और जो उत्पन्न मात्रा है उसकी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। तो इससे हमें नेचर ऑफ वेस्ट का पता चलेगा। आफ्टर दैट जो कॉम्पोजिशन होता है इसको देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन यानी संरचना का तात्पर्य क्या है। तो इट रेफर्स टू द लिमिटेड लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो जो लिमिटेड लिस्ट ऑफ कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसे कॉम्पोजिशन कहा जाता है, जैसे कि पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक आदि गार्बेज वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एग्रीगेट जो होता है म्युनिसिपल वेस्ट का, इट में भी कन्वीनियंटली सेपरेट किया जाता है, इसकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पे उसको अलग कर दिया जाता है, इस समूह के बेसिस पे। तो संरचना को अगर आपसे डेफिनेशन पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन इन केस ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप सभी को यही बताना है कि इट इज द लिमिटेड लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, विशेषताएं क्या होती हैं किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या वेस्ट जनरेशन की। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे विशेषताएं बोला जाता है, ये रेफर किया जाता है इनको एज अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होती है, ये भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं विच आर रेलिवेंट टू द स्टोरेज के लिए, जो ज्यादा जरूरी होते हैं, कलेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है, मॉइस्चर कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले घनत्व, नमी सामग्री, कैलोरी मान और रासायनिक संरचना, जिससे क्या होता है जो कचरे का भंडारण, संग्रह, उपचार और निपटान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं। तो इसमें कुछ अदर डोमेस्टिक वेस्ट टर्म और म्युनिसिपल वेस्ट टर्म्स भी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो डोमेस्टिक वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, ये सोर्सेज ऑफ वेस्ट होते हैं जो कि गार्बेज, स्ट्रीट वेस्ट और हैजर्डस वेस्ट में क्लासिफाई इनको किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट के अंदर। तो इसमें जो वेस्ट जनरेशन रेट क्या होता है
वो देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी जो वेस्ट जनरेशन की एक्टिविटी है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेस्ट जनरेशन होता है ये क्वांटिफाइड किया जाता है बाय मेजरिंग द लोड ऑफ द वेस्ट इन कलेक्शन व्हीकल। तो जिस व्हीकल के अंदर आप कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कूड़े को, तो वो वेस्ट जनरेशन को क्वांटिफाई करने के लिए मदद करता है, उसको मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे कि जो वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स होती है कि हर एक व्हीकल की अलग अलग वॉल्यूम सेट जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट को, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके लिए एक रूल भी होता है जिसको रूल ऑफ थंब बोला जाता है, जिसके अंदर 400 से 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर का जो वेट रहता है उससे आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं और इसको अप्लाई किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट ट्रांसपोर्टेड। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, आप सभी मेंशन कीजिए क्या फॉर्मूला था इसका। समेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ट्रांसपोर्टेड किया जाता है हर एक व्हीकल के द्वारा, तो उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स के द्वारा। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स होते हैं जो लैंड फिलिंग के लिए ट्रक्स उसको लोड करके ले जाते हैं वेस्ट को, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द सिमिलर व्हीकल के द्वारा, और फिर ये डिटरमाइन करता है कि कितनी टोटल ऑफ क्वांटिटी वेस्ट ट्रांसपोर्ट की गई है किसी भी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। We will see the essential reason for the composition, characteristics and the quantities. संरचना, विशेषताएं और मात्राएं क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या कारण है, वो सभी देख लेते हैं। तो जो एनालिसिस होती है किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की या सॉलिड वेस्ट की, उसके लिए कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्वांटिटीज जो है वो क्यों जरूरी हैं। ये इसलिए जरूरी होती हैं बिकॉज ये एक बेसिक डाटा प्रोवाइड करती हैं किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को प्लान वे में फॉलो करने के लिए। और जो डिजाइन होता है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का वो भी इसी बेसिस पे किया जाता है। और साथ में हम कैसे जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है या अदर वेस्ट है उसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी रीजन है वो ये है कि इसके लिए जो एक बुनियादी डाटा है वो ये प्रदान करता है। साथ में जो प्रबंधन प्रणाली है उसकी योजना कैसे बनाई जाए, उसको डिजाइन कैसे किया जाए और उसका संचालन कैसे किया जाए। दूसरा जो एसेंशियल रीजन और कारण है वो ये है कि जो चेंजेस ट्रेंड होते हैं किसी भी वेस्ट की कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी में किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमें ये बताते हैं कि कैसे हमें आने वाले टाइम में उस वेस्ट से रिलेटेड मींस फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद करता है। समय की जो अवधि में संरचना या कचरा है उसकी मात्रा में जो परिवर्तन आता है, मान लीजिए किसी भी सिटी के अंदर अभी 5 टन कचरा हमें मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो 10 टन हो जाएगा या और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी से हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे हम उसको मैनेज करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग करें। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट रीजन कारण है वो ये है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोजिशन होती हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह का हमें इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी है उसको मैनेज करने के लिए। तो इसके लिए जो उपकरण या फिर उपयुक्त जो तकनीक है उसका चयन करने के लिए हमें जानकारी मिलती है कि मान लीजिए अगर ज्यादा कचरा किसी जगह से या सिटी से कलेक्ट हो रहा है उसके लिए हम बड़ा व्हीकल यूज करेंगे और कितनी वॉल्यूम वाला क्वांटिटी वाला हम वहां पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल या इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका रीजन है वो ये है कि ये इंडिकेट करता है जो अमाउंट और टाइप ऑफ मटेरियल है जो सुटेबल होता है प्रोसेसिंग, रिकवरी और रिसाइकलिंग के लिए। तो ये तीनों आर जो है इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए, वेस्ट की रिकवरी या रिसाइकलिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए भी अमाउंट और कैरेक्टरिस्टिक हमें उस मटेरियल की पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, संरचना, विशेषता और मात्राएं किस लिए जरूरी है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। तो इसमें जो ट्रेंड जो असिस्ट करते हैं डिजाइनर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल के लिए और इक्विपमेंट के लिए, ये सुटेबल होते हैं फॉर द फ्यूचर नीड्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो योजना बनाई जाती है, डिजाइन किया जाता है व्हीकल का या फिर जो व्हीकल का प्रोडक्शन संचालन है उन सब के लिए मदद मिलती है। जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है उसको हम मेजर करते हैं एक डिस्पोजेबल साइड के ऊपर, जो करेक्टली हमें रिफ्लेक्ट करती है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो डिस्पोज हुई है रादर देन द कि जनरेट कितनी हुई है। तो इसलिए जो मेजरमेंट है इसके अंदर ये सभी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो निपटान स्थलों पर जो मापा गया कचरा होता है उसकी मात्रा उत्पन्न होने के लिए
के बजाय जो निपटान कितना किया गया है उसकी मात्रा सही ढंग से हमें पता चलती है। तो इसलिए हमें इसकी मेजरमेंट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है कि जो वेस्ट साल्वेज हुआ है एट द साइट ऑफ जनरेशन, जो स्थल पे जो कचरा है जिसका निस्तारण किया गया है कचरे का, उसको हमें इसमें मेजर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो वेस्ट डिस्पोज हुआ है इन अनऑथराइज्ड मैनर प्लेसेस लाइक जो एम्प्टी लोड्स हैं या फिर डिचेस वगैरह हैं, जो स्थान खाली पड़े हुए हैं, गलियां हैं या फिर गड्ढों के अंदर जो कूड़ा करकट है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो वेस्ट साल्वेज किया गया है बाय द कलेक्टर, यानी जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा जो कचरा निस्तारण किया गया है, और साथ में जो डिस्पोजेबल साइट वाला कचरा होता है उन सबको हमें मेजरमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है वो डिस्पोजेबल साइट के ऊपर ही अगर हम उसको मेजर कर लेंगे तो वो ज्यादा करेक्ट हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी वेस्ट की यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है भौतिक विशेषता यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर घनत्व यानी डेंसिटी आता है। तो डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी वेस्ट होता है उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो ये जरूरी होती है किसके लिए? डिजाइन करने के लिए जो अदर एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जैसे कि कम्युनिटी स्टोरेज जो होता है सॉलिड वेस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्पोजल हो गया। तो इन सब के लिए डेंसिटी का पता होना जरूरी है। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद एक एग्जांपल से समझ लेते हैं डेंसिटी को। मान लीजिए हाई इनकम कंट्रीज जो हैं वो कंसीडर करती हैं बेनिफिट इज डिराइव थ्रू द यूज ऑफ कंपैक्शन व्हीकल। तो इसके अंदर जो कलेक्शन रूट जो होते हैं उसके अंदर कंपैक्शन जो व्हीकल यूज होते हैं तो वो उसको ज्यादा जरूरी, मतलब उसको ज्यादा बेनिफिशियल समझते हैं। बिकॉज जो उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो टिपिकली उसकी क्वांटिटी या डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है। तो उसके अंदर घनत्व लो होता है, तो इसलिए वो मेजर करते हैं इसको। क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है? फॉर द यूज ऑफ कलेक्शन यानी कंपैक्शन व्हीकल्स के द्वारा। तो इसमें जो रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? अराउंड 75% होती है। तो इसमें जो कचरे की मात्रा है वो कितनी, घनत्व जो होता है वो कितना मात्रा में कम हो जाता है? वो 75% यहाँ पर कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? जो इसके अंदर इनिशियल डेंसिटी होती है, मान लीजिए वो 100 kg पर मीटर क्यूब है, वो रेडली इंक्रीज हो जाती है मान लीजिए 400 kg पर मीटर क्यूब तक। तो इसमें जो व्हीकल होता है उसको होल ओवर किया जाता है 4 टाइम द वेट ऑफ द वेस्ट इन द कंपैक्टेड स्टेट के अंदर। तो इसमें जो व्हीकल होता है उसको कंपैक्ट अवस्था में कचरे के वजन का 4 गुना भार उठाया जाता है, और जिसकी वजह से जो कचरा होता है वो कंपैक्ट फॉर्म के अंदर आके कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो ये मेथड है दिस इज वेरी बेनिफिशियल इन द हाई लेवल कंट्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो डेंसिटी होती है वेस्ट की वो कैसे बदलती है, उसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले जो वेस्ट होता है वो एक सोर्स से, यानी जहां से उसको कलेक्ट करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर डिस्पोजल साइट पे ले जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे डेंसिटी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उसको हम जैसे कि स्कैवेंजिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, या फिर वेटिंग, या फिर जो ड्राइंग होता है बाय द वेदर के कारण वो गीला हो जाता है, या फिर जो सूखा कचरा होता है। और साथ में जो कलेक्शन व्हीकल्स के अंदर जब वो मूव करता है तो वो वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो डेंसिटी एक क्रिटिकल फैक्टर है किसके लिए? डिजाइन ऑफ द सैनिटरी लैंडफिल के लिए। इसलिए डेंसिटी को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो सैनिटरी लैंडफिल है वो डेंसिटी के बेसिस पर ही डिजाइन करते हैं। तो इसलिए जो स्टोरेज होती है, कलेक्शन होती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट होती है, उसके लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डेंसिटी सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखते हैं कि जो बल्क डेंसिटी मेजरमेंट मटेरियल और ऑपरेटर्स क्या क्या यूज होते हैं। थोक, घनत्व, मापन सामग्री और उनके उपकरण क्या हैं। तो सबसे पहले जो वुडन बॉक्स होता है अराउंड 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी होती है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो वुडन बॉक्स होते हैं 0.028 मीटर क्यूब कैपेसिटी के, उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो स्प्रिंग बैलेंस वेइंग अप टू 50 kg तक होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 मीटर क्यूब क्षमता वाली लकड़ी का एक डिब्बा, साथ में 0.028 मीटर क्यूब क्षमता वाली लकड़ी का डिब्बा, और स्प्रिंग बैलेंस जिसका वजन 50 किलो हो। तो ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो देख लेते हैं।
सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम टेकन करते हैं एक स्मॉलर यानी 0.028 मीटर क्यूब बॉक्स के अंदर टू गिव इट अ कॉम्पोजिट सैंपल, ताकि हमारे पास एक कॉम्पोजिट कॉम्पैक्ट फॉर्म का सैंपल मिल सके फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेस्ट। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वेस्ट से हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले लेंगे। उसके बाद हम उसको वे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम उसको तोलते हैं, और जब हम उसको तोल लेते हैं, उसका वेट कर लेते हैं, तो जो ये स्मॉलर बॉक्स होता है इसको एम्प्टी किया जाता है, खाली किया जाता है एक बिगर बॉक्स के अंदर, जिसका साइज कितना होता है 1 मीटर क्यूब बॉक्स के अंदर। तो उसके बाद तोलने के बाद उसको छोटे डिब्बे को किस में खाली किया जाता है, बड़े बॉक्स के अंदर, जिसका साइज कितना है 1 मीटर क्यूब बॉक्स के अंदर। जब इसको हम दूसरे बॉक्स में खाली कर लेते हैं, उसके बाद जो वेट होता है वेस्ट का, कचरे का, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं जब तक कि जो लार्जर बॉक्स है वो भर ना जाए पूरा ऊपर तक। फिर जो वेस्ट होता है इट शुड नॉट बी कॉम्पैक्टेड बाय द प्रेशर, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाना होता है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो प्रेशर लगाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें उससे फिर क्वांटिटी उसकी एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी। फिर जो 1 मीटर क्यूब का बॉक्स होता है उसको 3 टाइम हमें इसी प्रोसेस को फिल करना होता है, और आफ्टर दैट हमें उसका एक एवरेज लेना होता है। तो एवरेज लेने के बाद जो वेट पर मीटर क्यूबिक मीटर का जो वेट होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो ये प्रोसेस और इस प्रोसीजर को ऐसे ही फॉलो किया जाता है। ये एक एग्जांपल है क्वांटिटी वाइज जो आपको बताया गया है। हम देखते हैं कि जो नमी की मात्रा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी मॉइस्चर कंटेंट को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है किसी भी सॉलिड वेस्ट का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होता है वेट ऑफ मॉइस्चर पर यूनिट। तो जो वेट ऑफ मॉइस्चर होता है पर यूनिट वेट ऑफ वेट मटेरियल की, तो दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट। तो ठोस कचरे की जो नमी की मात्रा है वो आमतौर पर जो गीली सामग्री है उसके प्रति जो यूनिट वजन में नमी के भार के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉइस्चर कंटेंट का जो परसेंटेज जो है वो किसके इक्वल होता है, जो वेट वेट है कचरे का माइनस ड्राई वेट इंटू 100। जो नमी सामग्री का प्रतिशत है वो गीला वजन माइनस सूखा वजन इंटू 100 मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो वेट वेट होता है, जो गीला कचरा होता है, उसका जो वजन है वो एक टिपिकल रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कितनी मात्रा में होता है 20 से 45%, यानी 20 to 45%। और ये रिप्रेजेंट करता है जो एक्सट्रीम ऑफ वेस्ट है किसी भी एरिड क्लाइमेट के अंदर। याद रखना है जो गीला वजन नमी का एक विशिष्ट श्रेणी जो सामग्री है वो कितनी होती है 20 से 45% है। जो शुष्क जलवायु और बड़े वर्षा वाले क्षेत्रों के जो गीले मौसम होते हैं उसमें कचरे की जो सीमा है उसको प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कितनी है वेट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रेंज है 20 से 45%। फिर उसके बाद जो अगर ग्रेटर वैल्यू होती है यानी 45% से ज्यादा अगर वैल्यू होती है वो अनकॉमन होती है, वो ज्यादा मतलब गीले कचरे में रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता रहता है वैसे ही जो वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट है वो भी इंक्रीज होती है। ये जो ठोस कचरे की नमी होती है वो उसका वजन बढ़ा देती है, और साथ में जो उसको संग्रह या परिवहन करने की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है किसी भी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि इंसिनरेशन मेथड होता है। तो इसके अंदर जो जैसे ही जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो टेम्परेचर जो होता है वाटर वेपर का उसको रेज कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि मॉइस्चर कंटेंट के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सबसे पहले, और जो ये वैल्यूज आपको बताई गई हैं कि वेट वेट के लिए कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है जो एरिड क्लाइमेट रीजन्स हैं, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फॉर द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले जो साइज ऑफ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है किसी भी वेस्ट स्ट्रीम के अंदर वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो अपशिष्ट धारा है, अपशिष्ट घटकों का एक आकार वितरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस लिए महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज ये डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सेपरेटर्स जो होते हैं और साथ में जो श्रेडर्स होते हैं और साथ में जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती है उसमें एक महत्वपूर्ण चरण जो है ये माना जाता है। तो इसके लिए जो डिजाइनिंग जो होती है किसी भी सिस्टम की या प्रॉपर एनालिसिस जो होती है वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ये कैरिड आउट की जाती है बाय द साइज ऑफ द वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो साइज जो होता है अपशिष्ट धारा का ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, उसको भी देख लेते हैं कैसे जरूरी होती है इसके लिए।
तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होता है फ्रॉम द कंबशन ऑफ यूनिट वेट से किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किलो कैलोरीज केजीज के अंदर। तो किलो कैलोरीज पर केजीज के अंदर इसको मापा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू को। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ऊष्मीय मान है ये किसी भी पदार्थ की जो इकाई भार होता है उसके दहन से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मात्रा होती है, जिसे किलो कैलोरी पर केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, लाइक कोई भी एक कैलोरीमीटर होता है जिसको फॉर एग्जांपल बॉम कैलोरीमीटर हो गया, तो उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसके अंदर हीट जनरेट होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसमें मान जो है उसका कैलोरीमीटर के साथ उपयोग किया जाता है और इसमें जो सूखे नमूने हैं उसका जो कंबशन प्रोसेस है वो 250 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर तापमान पर उत्पन्न गर्मी को माप सकता है। तो इसके लिए जो टेस्ट टेम्परेचर होता है वो बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बिलो होता है तो जो कंबशन ऑफ वाटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर जो तापमान पानी के अगर वो क्वथनांक से नीचे होता है तो उसके अंदर जो दहन पानी तरल अवस्था में रहता है। के टाइम पे जो टेम्परेचर है कंबशन ऑफ गैसेस का अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है यानी ज्यादा होता है, इसमें क्या होगा, जो वाटर रिजल्ट करेगा फ्रॉम द कंबशन वो कौन से स्टेट में होगा, वेपर स्टेट में होगा, यानी पानी वाष्प अवस्था में ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए आपको ये टेम्परेचर याद रखना है और स्टेट याद रखनी है कि वेपर स्टेट में कैसे रहेगा और लिक्विड स्टेट में कितने टेम्परेचर पे ये मेंटेन होगा। आफ्टर दैट जो इवेल्युएशन होती है इंसिनरेशन की, इट इज अ मीन्स ऑफ डिस्पोजल और एनर्जी रिकवरी। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी रिकवरी के लिए यूज करते हैं और ये डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चीज, इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन के अंदर जो फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं ये हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स है, कचरे का निपटान या फिर ऊर्जा वसूली करते हैं तो उसके लिए भस्मीकरण का जो मूल्यांकन होता है उसके टाइम पर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसके सूखने पर ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल यील्ड एनर्जी कब होगा, जब वो ड्राई होगा। जो कचरे में मुफ्त पानी होता है वो क्या करता है, निहित नमी जो प्रति किलोग्राम कचरा है उसके अंदर शुष्क कार्बनिक पदार्थ को कम करता है, यानी कि वो वेस्ट को रिड्यूस करता है जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल पर किलोग्राम ऑफ वेस्ट कंटेन होता है। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इवापोरेशन प्रोसेस को अकर करने के लिए। तो इसमें वेपर जो होते हैं फ्री वाटर से वो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाता है और ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है उसका अमाउंट। उसके बाद जो ऐश कंटेंट होती है वेस्ट की वो रिड्यूस करती है प्रपोर्शन ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल को पर किलोग्राम ऑफ वेस्ट। कचरे की जो राख सामग्री है वो प्रति किलोग्राम कचरे में जो सूखे कार्बनिक पदार्थ है उसके अनुपात को कम करती है। हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी रासायनिक विशेषताएं देखेंगे। तो रासायनिक विशेषताएं के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी वेस्ट की वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि कैसे हम वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी कचरे का अगर हमें रासायनिक विशेषताएं पता हो तो उससे हम उसका अच्छे से उपचार प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, केमिकल, बायोकेमिकल एंड टॉक्सिक, यानी जैव रासायनिक और रासायनिक और विषाक्त। ये तीन तरह की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी रासायनिक विशेषताएं में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर पीएच आता है, आफ्टर दैट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, टोटल कार्बन कंटेंट, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है और साथ में कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये रासायनिक विशेषताएं आपको याद रखनी है, पीएच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट कितना है, कुल कार्बन कंटेंट कितना है और कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है और साथ में कैलोरी मान कितना शामिल है। तो ये क्या हो गया, इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब चलते हैं बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक विशेषताएं। उसके अंदर क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स, नेचुरल फाइबर और बायोडिग्रेडेबल फैक्टर्स क्या हैं उसके अंदर। तो प्रोटीन, प्राकृतिक फाइबर और बायोडिग्रेडेबल कारक जो है वो जैव रासायनिक विशेषताओं के अंदर शामिल है। जो थर्ड फैक्टर है वो है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
उसके अंदर हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉक्सिसिटी टेस्ट फॉर द लीचेट्स, जिसको TCLP भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो वेस्ट है उसमें लिपिड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं होंगी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी रासायनिक विशेषताएं जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले जो रासायनिक यौगिकें होती हैं यानी जो क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिहेवियर ऑफ वेस्ट के, कि किस तरह का वेस्ट है और हमें कैसे उसको मैनेज करना है थ्रू द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो इसलिए जो प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन है और जो हीटिंग वैल्यूज हमने पढ़ी हैं, ये दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो किसी भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट के लिए आपको याद रखनी है। ये हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है कि जो कंपाउंड और परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट है हर एक क्लासेस के अंदर जो मेंशन किया गया है, और जो रेट और प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन है उसको हम एसेस करते हैं किसकी हेल्प से, केमिकल एनालिसिस की हेल्प से। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि हीटिंग वैल्यू क्या है किसी भी सॉलिड वेस्ट की। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी क्लासिफिकेशन हमें ये सभी वैल्यूज पता करने के लिए मदद करती है। वेरियस जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के अंदर जो पाए जाने वाले रासायनिक घटक हैं उनका वर्णन हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनको एनालाइज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंपाउंड होता है, जो परसेंट ड्राई वेट होता है हर एक क्लास का, उसको एनालाइज किया जाता है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं लिपिड्स का। तो लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड जो होते हैं ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, फैट, ऑयल और ग्रीस। तो लिपिड जो है ये यौगिकें हैं, ये एक वर्ग में शामिल है, इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, जिसके अंदर वसा, तेल और ग्रीस इंक्लूडेड है, शामिल है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल सोर्स होता है लिपिड का वो क्या क्या है, गार्बेज के थ्रू या फिर कुकिंग ऑयल और फैट्स के थ्रू ये सोर्सेज हमें मिलते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अराउंड 38,000 किलो कैलोरीज केजी के आसपास। तो लिपिड की जो उच्च कैलोरी मान है वो कितना होता है, 38,000 किलो कैलोरीज के आसपास। लिपिड्स के अंदर जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा रहता है और ये एनर्जी रिकवरी प्रोसेसेस के लिए सुटेबल होता है। तो इसलिए जो लिपिड है किसी भी सॉलिड स्टेट के अंदर ये लिक्विड हो जाता है एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव द एम्बिएंट टेम्परेचर। ये जो ठोस अवस्था में लिपिड परिवेश होता है वो थोड़ा ऊपर तापमान पर तरल हो जाता है और वो जो अपशिष्ट अपघटन होते हैं उसके दौरान तरल सामग्री से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये ऐड हो जाते हैं लिक्विड कंटेंट ड्यूरिंग द वेस्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस के साथ। उसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट इनके अंदर एक लो सोल्युबिलिटी होती है किसी भी वेस्ट के अंदर। तो इसलिए जो रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन होता है वो रिलेटिवली स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। किस वजह से स्लो हो जाता है, ड्यू टू द लो सोल्युबिलिटी इन द वेस्ट, यानी कि जो उसके अंदर घुलनशीलता होती है वो कम होने के कारण जो जैव निमीकरण की प्रोसेस होती है वो धीमी हो जाती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मेनली फाउंड होते हैं फूड और यार्ड वेस्ट के अंदर। जो फूड वेस्ट होता है उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसके अंदर शुगर, पॉलीमर्स ऑफ शुगर ये सब इंक्लूड होते हैं। स्टार्च, सेलुलोज भी इसका एक एग्जांपल है। तो इसके लिए आपको जर्मन फॉर्मूला क्या है, CH2OX। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये रेडली बायोडिग्रेड किए जाते हैं टू द प्रोडक्ट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन के अंदर। तो इसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मुख्य रूप से भोजन या फिर यार्ड कचरे में पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टार्च और सेलुलोज को भी इंक्लूड किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पानी और मीथेन जैसे उत्पादकों के लिए जो कार्बन हाइड्रेट होता है वो आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करती है किसको, फ्लाइज या फिर रैट्स वगैरह जो होते हैं वो वहां पर आते हैं, जिस रीजन के कारण इट शुड नॉट बी लेफ्ट एक्सपोज। तो इसको ढकना, कवर करना बहुत जरूरी है अगर ये अननेसेसरी लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वहां पर एक्सपोज हो रहा है। जो थर्ड एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन है, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये कंसिस्ट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, जो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है अमीन ग्रुप, जिसको डिनोट करते हैं NH2 से। तो जो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं,
तो इसके अंदर जो स्थानापन्न अमीन समूह होता है उसको NH2 से, यानी कि एक कार्बनिक अम्ल होता है उसको NH2 से डिनोट किया जाता है। तो इसके अंदर जो मेनली जो फूड और गार्डन वेस्ट होता है वो इंक्लूड होता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर 5 से 10% जो ड्राई सॉलिड वेस्ट होता है वो कंप्राइज होता है। तो इसलिए जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम जब डीकम्पोज करते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। बट पार्शियल इसकी डिकम्पोजिशन होती है, प्रोटीन्स की फुल डिकम्पोजिशन नहीं होती है। और इससे क्या रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ अमीन्स फॉर्म होते हैं। और ये क्या करते हैं, अनप्लेजेंट ऑडर यानी कि स्मेल, दुर्गंध इससे निकलती है। तो इसके अंदर जो अनप्लेजेंट ऑडर होती है वो किस वजह से होती है, ये इसका प्रॉपर पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है वो है नेचुरल फाइबर्स का, यानी प्राकृतिक रेशे। तो इसके अंदर क्या आता है, नेचुरल कंपाउंड्स आ जाते हैं, सेलुलोज, लिग्निन। और तो ये सारे जो मेथड्स हैं दीज आर रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन, तो इनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होती है। दे आर फाउंड इन द पेपर हो गया जैसे, या फिर पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, और ये मेनली फूड या फिर यार्ड वेस्ट में पाए जाते हैं। तो सेलुलोज जो होता है एक लार्जर पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। जबकि जो लिग्निन होता है ये कंपोज होता है ग्रुप ऑफ मोनोमर्स से। सेलुलोज ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा बहुलक होता है, जबकि जो लिग्निन है ये मोनोमर समूह के अंदर माना जाता है। तो इसके अंदर जो बेंजीन होता है ये प्राथमिक सदस्य होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेलुलोज के। सबसे पहले जो पेपर होता है उसमें कितना % सेलुलोज होता है, 100%। कॉटन के अंदर कितना होता है, 95%। और उसके बाद जो वुड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कितना होता है, 40% सेलुलोज होता है। तो इसके बाद जो हाईली कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट होता है उनके अंदर एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेपर और वुड प्रोडक्ट्स होता है, इसलिए सुटेबल होते हैं इंसनरेशन प्रोसेस के लिए। तो इनको कैसे हम डिस्पोज करते हैं, इंसनरेशन के थ्रू। अदर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल, जिनको प्लास्टिक कहा जाता है। तो प्लास्टिक जो होते हैं ये रिसेंट ईयर के अंदर प्लास्टिक एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है किसका, सॉलिड वेस्ट अमाउंट का। तो सॉलिड वेस्ट सबसे ज्यादा अभी प्लास्टिक मात्रा का जनरेट हो रहा है, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर अराउंड 5 to 7%। तो इसलिए जो प्लास्टिक जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इस वजह से इसको डीकम्पोजिशन में बहुत ज्यादा, डिस्पोजल साइट में बहुत ज्यादा मेहनत और वर्क करने की जरूरत है। इसलिए जो प्लास्टिक होता है इसकी वजह से बहुत सारे हमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होता है, और इसकी वजह से जो ड्रेन्स वगैरह, नालियां वगैरह होती है वो भी चोक हो जाती है, रुक जाती है। तो इसलिए हम इसको बंद करते हैं अंडर द अनकंट्रोल कंडीशन के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज द बेस्ट मेथड। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए और ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए कि हम इसको रिसाइकलिंग के थ्रू ही यूज कर सकें। जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं इस क्लास के अंदर वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, सेरेमिक, मेटल, डस्ट, डर्ट, एशेज या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नॉन कम्बस्टिबल होते हैं, ये अकाउंट करते हैं किसी भी ड्राई सॉलिड वेस्ट का 30 to 50%। इसलिए जो गैर दहनशील होते हैं इसके अंदर जो सामग्री वर्ग होते हैं उसके अंदर कांच, चीनी मिट्टी, धातु, धूल, गंदगी, राख सभी आते हैं। सूखे ठोस पदार्थ होते हैं उसमें गैर दहनशील का पदार्थ कितनी मात्रा में होता है, 30 से 50% होता है। तो इसके लिए हम कंक्लूजन देख लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो जो ठोस कचरा है उसकी संरचना या उसकी मात्रा है उसके लिए आंकड़े उपलब्ध होने तक जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रणाली है उस पर कोई भी निर्णय संभव नहीं है। तो हमारे पास जब तक सिस्टम से रिलेटेड, वेस्ट सिस्टम से रिलेटेड डाटा नहीं होगा कि क्या डाटा ऑफ कंपोजिशन है, कौन सा डाटा की कितनी कंपोजिशन है, क्वांटिटी कितनी है वेस्ट की, तो तब तक हम इसको अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेथड और कैपेसिटी जो है स्टोरेज की और करेक्ट टाइप ऑफ कलेक्शन व्हीकल यूज करना बहुत जरूरी है। भंडारण की विधि, क्षमता, संग्रह वाहन का सही प्रकार, साथ में चालक दल का आकार और उसकी आवृत्ति, ये मुख्य रूप से कचरे की मात्रा और उसके घनत्व पर निर्भर करती है, जैसे कि हमने पढ़ा है आज। इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्लाइमेट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और साथ में जो डिस्पोजल मेथड हम यूज करते हैं, निपटान की विधि करते हैं, वो भी डिपेंड करती है कि किस तरह का मटेरियल रिसाइकल हो रहा है, उसके ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है वेस्ट के, और साथ में जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दहनशील सामग्री और जिसे खाद बनाया जा रहा है, जैविक सामग्री, तो ये सभी निपटान विधि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी सीरीज 15 फॉर द पेपर 2। तो आज हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा है और साथ में क्या क्या फॉर्मूले हमने सीखे हैं, तो हम सब रिवाइज करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है सॉलिड वेस्ट जनरेशन का, कि सॉलिड वेस्ट जनरेशन ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्या होता है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के बाद देखा है कि हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन क्यों करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या डिफरेंट लोकेशन है सिटी के अंदर। तो लो, मीडियम और हाई इनकम लेवल्स किस तरह से सॉलिड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन पे प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। फिर हमने इसमें कंपैक्शन, जो कंप्रेशन ट्रक है और बॉक्स ट्रक है, उन दोनों के मेथड पढ़े हैं कि कैसे कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से मेथड को, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के मेथड को हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद हमने कैलोरीफिक वैल्यू और मॉइस्चर कंटेंट की एनालिसिस देखी है कि कैसे HHV यानी हायर हीटिंग वैल्यू जो है किसी भी ड्राई बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ISO मेथड देखा है और एक फॉर्मूला हमने इक्वेशन देखी जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट को। उसके बाद हमने एनालिसिस देखी है मॉइस्चर कंटेंट की और कैलोरीफिक वैल्यू की। देन हमने डिटरमाइन किया है कि जो भी कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट मेथड है, लक्षण या वर्णन कैसे एक अपशिष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कॉम्पोजिशन और क्वांटिटी जो है सॉलिड वेस्ट की यानी ठोस अपशिष्ट की संरचना और उसकी मात्रा के महत्व पढ़े हैं कि कैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको डिफाइन करना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। देन हमने कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटीज को एनालाइज किया है और ये एनालिसिस जो है आपके सिलेबस में मेंशन है और इसके लिए हमने क्या क्या प्रोसेसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और किस तरह की मेजरमेंट जो है हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भौतिक जो विशेषताएं हैं उसके अंदर डेंसिटी यानी घनत्व हमने पढ़ा। घनत्व जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, kg पर मीटर क्यूब में उसको मापा जाता है। उसके बाद हमने डेंसिटी कैसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फॉर द डिजाइन ऑफ एनी सैनिटरी लैंडफिल के लिए, वो पढ़ा है। देन हमने वुडन बॉक्स का एक एग्जांपल लिया है फॉर द बल्क डेंसिटी मेजरमेंट के लिए कि कैसे हम घनत्व का मापन कर सकते हैं। फिर हमने मॉइस्चर कंटेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है। मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है, ये एक एक्सप्रेस करता है कि वेट ऑफ मॉइस्चर पर यूनिट वेट ऑफ वेट मटेरियल कितना है, और अगर इसका परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो वेट वेट को हम माइनस करेंगे ड्राई वेट से, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। फिर हमने उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है कि साइज ऑफ वेट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। फिर हमने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, केमिकल, बायोकेमिकल और टॉक्सिक। तो इन तीनों क्लासिफिकेशन को हमने विद एग्जांपल समझा। उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट पढ़े, लिपिड्स पढ़ा। आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे कि प्लास्टिक बोला जाता है। उसके बाद हम कंक्लूजन में देखा है कि कैसे हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम को एक रैशनल तरीके से इसको हमें मैनेजमेंट करना चाहिए और कौन कौन से मेथड जो हैं वो कैपेसिटी, कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जरूरी हैं। सो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप सभी इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट समझने वाला लेक्चर है। रिवीजन ऑफ दिस थ्योरी सीरीज, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे पुट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मैसेंजर, व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप सभी की डाउट को क्लेरिफाई किया जाएगा बिकॉज जो भी हमने आपको बुक प्रोवाइड की है उसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर क्लासेस को सुनना भी जरूरी है। तो बुक आप अपने पास रखिएगा पढ़ने के लिए और साथ साथ लेक्चर्स को सुनते रहिए सो दैट आप इजीली उस बुक को फिनिश कर सकते हैं। और साथ साथ जो हम आपको सुपर फुल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे उसको भी आप अटेम्प्ट करते रहिए। सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिन भी कैंडिडेट ने फर्स्ट लॉट में बुक ऑर्डर की है उनका बुक डिस्पैच हो गया तो उनका बुक डिलीवर हो जाएगा। तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें ट्रैकिंग आईडी में या फिर क्यूरीज पुट करने में, बिकॉज डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो इतना टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया उतना लगेगा ही और आपके पास बुक पहुंच जाएगी। इससे बेटर है आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, थ्योरी सीरीज को, लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए और सुपर टेस्ट सीरीज को आप अटेंड करते रहिए, आपका बुक आपके पास पहुंच जाएगा। सेकंड स्लॉट के कैंडिडेट्स का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया। आप व्हाट्सएप के थ्रू उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर सभी स्टेप्स हमने आपको मेंशन कर दिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज थ्योरी लेक्चर। न्यू वीडियोस के साथ मिलते हैं जल्दी। आपका होमवर्क जो है स्टडी प्लान 3 को आपको रिवाइज करना है और साथ में हम आपको स्टडी प्लान 4 भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्टडी प्लान 3 और 4 का एक कंबाइंड सुपर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जल्दी होगा,
उसके लिए आपको शेड्यूल हम प्रोवाइड कर देंगे. सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस. जय हिंद. थैंक यू फॉर वॉचिंग.